माँ पापा जल्दी आओ, देखो दीदी ने ना सिर्फ क्लास में बल्कि पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे बेटा, तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। अब मुझे समझ में आया तुम्हारे पापा क्यों तुम्हें पढ़ाना चाहते थे। माँ, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी तो मैंने बस पहली सीढ़ी चढ़ी है अपने सपनों की। तुम्हें पता है, मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है। अब मैं गांव के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने जाऊंगी, जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे जाते हैं और उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। अंजलि और राधिका की बातें सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तो वहीं दूर खड़ी सुमित्रा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा, तू पूरे स्कूल में फर्स्ट नहीं आई तो क्या हुआ, अच्छे नंबरों से पास तो हो गई। हम तेरा एडमिशन भी यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज में करवाएंगे, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर माँ, अगर पापा ने डांटा तो? तेरी माँ है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे। सुमित्रा जलन में आकर अपनी बेटी को बढ़ावा देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काफी चक्कर काटने के बाद रुचिका और अंजलि का एडमिशन सेम कॉलेज में हो जाता है। माँ, अगले हफ्ते से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा और आप तो जानती हैं ना, इस कॉलेज में दूर दूर से अमीर बच्चे आते हैं, बहुत से बच्चे तो शहर के भी हैं। उनके सामने क्या मैं ऐसे पुराने कपड़े पहनकर जाऊंगी? अगर किसी ने मेरा मजाक बना दिया तो? इसलिए मुझे कुछ अच्छे और महंगे कपड़े दिला दो ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है जो हम तुझे अच्छे कपड़े ना दिला सके। घर के बाहर खड़ी होकर सुमित्रा अपनी गरीब पड़ोसन को सुना रही होती है। ये सुन गोपाल घर में जाता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा, अंजलि बेटा, अगले हफ्ते से तुम्हारा कॉलेज शुरू होने वाला है। तुम्हारे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं है। चलो, हम तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े दिला देते हैं जो तुम अपने कॉलेज के पहले दिन पहनकर जा सको। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। दीदी तुम्हारे तो मजे हैं, तुम अपने कॉलेज के पहले दिन नए कपड़े पहनकर जाओगी। माँ, जब मैं बड़ी होंगी और कॉलेज जाऊंगी तो आप मुझे भी ऐसे अच्छे कपड़े दिलाओगे ना? राधिका, जब तू बड़ी होगी तब माँ पापा नहीं, मैं तुझे कपड़े दिलाऊंगी। अब पहले बड़ी हो जा। और माँ, मुझे महंगे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तो आपके हाथों के बने कपड़े ही अच्छे लगते, इसलिए मैं अपने कॉलेज के पहले दिन भी आपके हाथ के बने कपड़े पहनकर जाऊंगी। हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई, कॉलेज खत्म होने के बाद तुम तो इंजीनियर बन जाओगी। आखिर तुमने इस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए जो एडमिशन करवाया है। अंजलि अपने गरीब माता पिता के हालातों से वाकिफ थी, इसलिए वो फिजूल पैसा खर्च न हो, इसलिए अपनी माँ को अपने लिए ड्रेस बनाने को कहती है। तो वहीं रुचि अपनी माँ से जिद करके बड़े बड़े शोरूम में शॉपिंग करने जाती है। माँ, मुझे ये वाला वन पीस और ये वाला टॉप खरीदना है और इसके बाद हम किसी दूसरी दुकान पर जाएंगे। एक ही दुकान से मुझे अपने कॉलेज के लिए सारे कपड़े नहीं लेने हैं। भैया, मेरी बेटी ने जो भी पसंद किया है वो पैक कर दो। माँ, ये सब तो बहुत सस्ते से हैं, हम किसी ब्रांडेड शोरूम में चलें? मेरे पास एक दो ब्रांडेड कपड़े भी तो होने चाहिए। रुचि जरा भी पैसों की परवाह नहीं करती और जबरदस्ती अपनी माँ को बड़े बड़े मॉल में ले जाती है और वहां अपने लिए कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीदती है। माँ, मेरे पास पूरे 7 ब्रांडेड कपड़े हैं, अगर मैं हर हफ्ते भी कपड़े चेंज करके जाऊंगी तो भी मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं होगी, पर इन कपड़ों की मैचिंग की मेरे पास सैंडल और बैग भी तो होनी चाहिए ना। रुचि, अब ये सब बाद में लेना, सारे पैसे खर्च हो गए। अगर तेरे पापा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। आज तू सिर्फ 2 ही सैंडल और एक बैग ले ले। पैसा ज्यादा खर्च होने की वजह से सुमित्रा रुचि को और शॉपिंग करने से मना कर देती है और जबरदस्ती घर लेकर आती है, जहां दोनों माँ बेटी देखती हैं कि घर के बाहर बैठकर शांति अपनी बेटी के कॉलेज के लिए सूट बना रही है और अंजलि अपनी माँ को एक सूट पहनकर दिखाते हुए कह रही है, देखो माँ, ये सूट परफेक्ट है, इसका कपड़ा, डिजाइन और फिटिंग सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट डे में यही पहनकर जाऊंगी। गरीब अंजलि और उसकी माँ को खुश होता देख सुमित्रा एक बार फिर मुंह बनाकर अंदर चली जाती है और इसी तरह देखते ही देखते अंजलि का कॉलेज का पहला दिन आ जाता है और उस दिन अंजलि अपनी माँ की बनाई हुई ड्रेस पहनती है। आज मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है। आज तेरा कॉलेज का पहला दिन है, आज तुझे लेट नहीं होना है, इसलिए जल्दी से साइकिल पर बैठ, मैं तुझे कॉलेज तक छोड़ देता हूँ, मेरी इंजीनियर बेटी। अंजलि अपने पिता के साथ साइकिल पर बैठती है और गोपाल काफी देर तक साइकिल चलाते हुए अपनी बेटी को कॉलेज के दरवाजे पर छोड़ देता है और जैसे ही अंजलि साइकिल से उतरती है, वहां पर खड़ी चौकीदार से लेकर कॉलेज के अंदर खड़े स्टूडेंट्स सब अंजलि को साइकिल से आता देख उसका मजाक बनाते हैं। वो डरती हुई अंजलि कॉलेज के अंदर जाती है और सब लोग उसे देखकर उस पर हंस रहे होते हैं। अब ये कॉलेज वाले गरीबों को भी एडमिशन देने लगे, बताओ। जो कॉलेज अमीरों के नाम से फेमस था, अब वहाँ ऐसे गरीब भी पढ़ाई करेंगे। मुझे तो लगता है बहुत जल्द इस कॉलेज में गरीबों की संख्या बढ़ने वाली है। अपना मजाक बनता देख अंजलि डरती हुई अपने क्लासरूम में जाती है। वो जिस सीट पर बैठती है उस सीट पर बैठा लड़का भी वहां से उठकर चला जाता है
और वो पूरी क्लास में अकेली बैठी होती है। कुछ देर बाद जब क्लासरूम में टीचर आती है तो वो भी अंजलि से अच्छा व्यवहार नहीं करती। इस कॉलेज में गरीब कब से आने लगे? ए लड़की, गरीब हो पर अपना ड्रेसिंग सेंस तो ठीक करके आती। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया? क्या हो गया है कॉलेज वालों को? ये लोग अपना रेपुटेशन गिराना चाहते हैं क्या? टीचर की बात सुनकर अंजलि को और बुरा लगता है और उसकी आंखें भर आती हैं। कुछ देर बाद सभी फ्री टाइम में कैंटीन में बैठते हैं तो कुछ गार्डन में बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, पर अंजलि पूरे कॉलेज में अकेली होती है और वो कैंटीन में अकेली अपनी माँ के हाथों का बना हुआ खाना खाती है। अच्छा होता कि तुम किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा लेती। इस कॉलेज में हम जैसे अमीर लोग पढ़ते हैं ना कि तुम जैसे गरीब लोग। अभी भी मौका है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर घर में चूल्हा चौका कर लो, क्योंकि इस कॉलेज में तुम जैसी बहन जी की जरूरत नहीं है। अपने बाल, कपड़े और चप्पल देखे तुमने, कितने बेकार हैं। रुचि के इतना भला बुरा कहने के बाद भी अंजलि उससे कुछ नहीं कहती और क्लास लेने चली जाती है। आज पूरे दिन उसके साथ लोगों ने ऐसा ही बर्ताव किया था। हालांकि अंजलि का कॉलेज में पहला दिन अच्छा नहीं जाता, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटती और रोज कॉलेज जाती है और हर टेस्ट और एग्जाम में फर्स्ट आती है, जिस वजह से धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लग जाते हैं और टीचर भी उसकी फेवरेट बनने लगती हैं। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। अगर पता होता तो पहले ही दिन तुमसे दोस्ती कर लेता। और अब मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हें कॉलेज वालों ने इतनी आसानी से एडमिशन क्यों दिया। चलो अच्छी बात है, तुम अमीर बच्चों की सोच तो बदली। वैसे अब तो ये भी समझ आ गया होगा तुम्हें कि कॉलेज वालों को अमीर बच्चों की नहीं बल्कि टैलेंटेड बच्चों की जरूरत है। समय के साथ अंजलि का सारा डर खत्म हो जाता है और देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और आखिरकार अंजलि इंजीनियर बन जाती है। और कॉलेज के आखिरी दिन स्टेज पर प्रिंसिपल खड़े होकर कुछ बच्चों को बुलाते हैं। सिविल इंजीनियर की क्लास ए में टॉप किया है अंकित ने। अंकित, स्टेज पर आओ। अब अंकित नाम का लड़का ग्रेजुएशन गाउन और कैप पहने स्टेज पर जाता है और प्रिंसिपल मैडम से मेडल और अपना सर्टिफिकेट लेता है। इसी तरह एक के बाद ग्रेजुएशन गाउन और कैप पहने एक स्टूडेंट स्टेज पर बुलाया जाता है और उन्हें उनका इनाम दिया जाता है। और आखिर में बड़े ही मान सम्मान के साथ प्रिंसिपल अंजलि का नाम लेती हैं। ये तो वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी अपनी क्लास में टॉप किया है, पर अब मैं जिसका नाम लेने जा रही हूँ ये वो स्टूडेंट है जिसने ना सिर्फ अपने क्लास में टॉप कर इंजीनियरिंग पास आउट की है, बल्कि पूरे कॉलेज में फर्स्ट आकर हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। और वो लड़की है अंजलि, जिसके 100 में से 99% मार्क्स आए हैं और उन्होंने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रिंसिपल बड़े ही मान सम्मान के साथ अंजलि को स्टेज पर बुलाती हैं और अंजलि ग्रेजुएशन गाउन और कैप पहने अपना सर्टिफिकेट और मेडल लेने के लिए स्टेज पर जाती है और अपना इनाम लेकर अपने माता पिता को स्टेज पर बुलाती है। ये सब कुछ मेरे माता पिता की वजह से हुआ है, तो इसलिए मैं अपना मेडल अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। माँ, पापा, स्टेज पर आइए। अंजलि के माता पिता आंखों में आंसू लिए स्टेज पर जाते हैं, जहां अंजलि अपना इनाम अपने माता पिता के हाथ में देती है और उनके साथ कुछ फोटो क्लिक करवाती है। और इस तरह गरीब बेटी अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करती है और अमीर रुचि फेल हो जाती है। इसलिए अंजलि उससे बहुत जलती है। और जब सेरेमनी खत्म हो जाती है तब अंजलि रुचि के पास जाती है, जो अपनी माँ के साथ खड़ी थी, और उससे कहती है, रुचि, आज पता चल गया होगा तुम्हें कि महंगी ड्रेस, पर्स और पैसे के बलबूते डिग्री नहीं मिलती, मेहनत के बल पर मिलती है, जो मैंने की है। इसलिए आज मैं कॉलेज में फर्स्ट आई और तुम फेल हो गई। अब तुम दोबारा से पढ़ाई करना और मैं अपने माता पिता के सपने पूरे करूंगी। चलो बाय। रुचि को सुनाकर अंजलि अपने माता पिता के साथ चली जाती है, जिसके बाद सुमित्रा रुचि से कहती है, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, महंगे कपड़े दिलाए, जूते दिलाए, तेरे खाने पीने के खर्चे उठाए और तू इस गरीब के आगे फेल हो गई। तूने मेरी नाक कटवा दी। आज तेरे पापा ही बताएंगे तुझे। घर चल। शोभा और रुचि अपने घर जाती हैं, जहां पर रुचि के पिता उसे बहुत सुनाते हैं, जिससे उसका सिर शर्म से झुक जाता है। शर्मा निवास में नैतिक और अनामिका चारों नंद के भैया भाभी थे, जो कि उन पर खूब प्यार न्यौछावर करते हैं। हाँ, घर में थोड़ी सी गरीबी की दिक्कत थी, लेकिन वो अपने छोटे से संसार में भी बहुत खुश थे। कैसे, आइए जानने के लिए इन पर नजर डालते हैं। जहां अनामिका ने चूल्हे पर मटर पुलाव बनाए होते हैं, साथ में वो खीरे का रायता बनाती है। श्रुतिका, माही, सलोनी, लक्षिता, चलो आ जाओ, खाना तैयार हो गया है। माँ जी आइए। हाँ हाँ बहू आई। वैसे खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तूने मटर गाजर डालकर पुलाव बनाए हैं ना आज? जी माँ जी। क्या सच में? ये तो मेरी फेवरेट है। सिर्फ तुम्हारे नहीं, ये मेरी चारों ननद के फेवरेट है। और मैंने तो साथ में खीरे वाला रायता भी बनाया है। हाँ, खीरे वाला रायता। मेरे मुंह में तो भाभी पानी आ गया। जल्दी से खाना परोस दीजिए।
रोटी बनाने के लिए आटा सब्जी कम थी, दाल भी नहीं थी, और देखो मैंने पुलाव बना दिया तो सब कितना झटपट खुश हो गए। तभी तो मुझे अपनी चारों ननद पर और प्यार आता है। कभी किसी चीज की जिद नहीं करती, हर परेशानी में एडजस्ट हो जाती है। अरे हाँ, कुकर की सीटी तो निकल जाने दो। फिर कुकर की सीटी निकल जाने के बाद अनामिका सबको खाना परोस देती है। इतने में नैतिक भी आ जाता है तो सब बैठकर खाना खाते हैं। आहा, अनामिका तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ के चावल मुझे बहुत पसंद है, और उसके हाथ का खीरे का रायता भी। हाँ भाभी, आप इतना अच्छा खाना बनाती है कि इस चावल के साथ तो अचार खाने की भी जरूरत ना पड़े। मुझे और चावल चाहिए, और भाभी मुझे भी। तभी अनामिका अपने हिस्से का खाना देती है, पर सुलोचना का पेट भर जाता है और वो अपनी दोनों बेटी को अपनी प्लेट सरका देती है। ऐसे ही था इनका परिवार, हर छोटी सी चीज में भी खुश रहते थे। कुछ कम पड़ जाता था तो मिल बांट कर खा लिया करते थे। सुबह नैतिक, अरे बहुत गर्म चाय है, मैं पी नहीं पाऊंगा, लेट हो रहा हूं, मैं चलता हूँ और शाम को भी लेट आऊंगा, आज गोदाम में बहुत काम है। अरे भैया, आप ये कैसे जा रहे हो? मैंने खास आपके लिए तुलसी वाली चाय बनाई है, पी लीजिए ना, 2 मिनट की बात है। हाँ भैया, पी लो ना। अच्छा ठीक है, दे दे, वैसे भी रात को लेट आना है, पी लेता हूँ। फिर नैतिक तुलसी की चाय पीकर चला जाता है। नैतिक गोदाम में माल उठाने का काम करता है। नैतिक, बिरजू, सारा माल उठा दिया ना तुमने? हरिकृष्ण के गोदाम में पहुंच जाएगा ना? हाँ मालिक, सारा काम हो गया। आज तुमने बहुत काम करवाया है, रात के 9 बज रहे हैं, जाओ अपने घर जाओ, आराम करो। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। ये कहकर नैतिक घर के लिए रवाना होता है और एक ब्रेक फेल ट्रक आकर उसको उड़ा देता है और उसकी मदद भी नहीं करता। तभी जाते हुए पुलिस की गाड़ी उसे देख लेती है और नैतिक की पुष्टि करके उसके घर वालों को उसकी मौत की खबर देती है। यह खबर सुन पत्नी, चारों बहनें और माँ का कलेजा फट जाता है। वो सब बहुत रोते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो तेरी तो सुनता है ना, बोल उसे, उसको बोल कि वो उठ जाए। देखिए ना, माँ जी आपको पुकार रही है, उठ जाइए। अच्छा, मेरे लिए ना सही, अपनी चारों बहनों के लिए आ जाइए। पता है ना, रक्षाबंधन आ रहा है और अभी आपको अपनी चारों बहन की शादी की जिम्मेदारी भी तो पूरी करनी है। नहीं सुननी ना आपको? श्रुतिका, माही, सलोनी, लक्षिता, तुम तो कुछ बोलो। भाभी, आप सब संभालिए खुद को, भैया आप लौट कर नहीं आएंगे, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। हाँ भाभी, अब भैया कभी मेरे हाथ की तुलसी वाली चाय नहीं पिएंगे। सभी एक दूसरे को जैसे तैसे इस परिस्थिति में संभालते हैं। घर में खाने के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं तो नैतिक का मालिक उसकी तनख्वाह देकर उनकी मदद कर देता है, जिससे घर में 1 महीने का राशन और आ जाता है। धीरे धीरे सब संभलते हैं। अगले दिन घर में मुंशी नाम का एक व्यक्ति आता है। अरे नमस्ते गायत्री जी। नमस्ते अनामिका जी। मुझे किसी रिश्तेदार से पता चला कि आपकी 2 नंद और हैं। जी नमस्ते। देखिए, मैं अपने दोनों बेटों के लिए कब से किसी अच्छे घर की लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो बस आपके परिवार के बारे में मैंने सुना है और मुझे ये भी पता चला कि 2 महीने पहले आपके पति का देहांत हुआ है। इसलिए मैं शादी में कुछ भी नहीं चाहता। देखिए, मेरी कोई मांग नहीं है, बस आप शादी कर लीजिए। हाँ, बस थोड़ा बहुत समाज की नजरों में दावत और 1-2 गहने दे दीजिएगा, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं ये शादी 4 महीने के भीतर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब है और उनकी इच्छा है कि मेरे बेटे की शादी उनकी आंखों के सामने हो। आपकी बात सुनकर मैं शादी तो कर दूं, लेकिन मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। कुछ ही देर में मुंशी अपने और अपने परिवार की सारी जानकारी दे देता है। अनामिका को रिश्ता ठीक लगता है और मुंशी के जाने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है। माँ जी, आप जानती है ना, नैतिक जी अपनी 2 बड़ी बहनों का रिश्ता तय करके गए थे। उनकी भी शादी है और अचानक से इन दोनों का भी रिश्ता जुड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं अपनी चारों ननंद की शादी कैसे करूंगी। लेकिन मैंने अपनी ननंद की भाइयों की भी जिम्मेदारी ली है, तो अकेली शादी तो करनी ही पड़ेगी। और मैं सोच रही थी कि एक ही मंडप में चारों को भी ब्याह दूं, ताकि हमारा रिश्तेदारों को अलग अलग खिलाने का खर्चा ना हो। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, लेकिन चारों ननंद की शादी अकेले तू कैसे करेगी? बहुत पैसा चाहिए, एक की शादी में ही 6-7 लाख लग जाएंगे। अगर कम भी करें तो सबके लिए 2-2 लाख रुपए तो चाहिए ही, और उनके गहने भी तो नहीं बनवाए मैंने। माँ जी, मैंने सोच लिया है, मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ। 4 महीने में जितने पैसे कमा सकती हूँ उतना काम करूंगी और घर से मैं सिलाई कर लूंगी। मुझे सिलाई तो आती ही है।
बहू तूने कितना कुछ करा है, अब तू बाहर जाकर काम भी करेगी क्या? नहीं, तू मत जा, मैं काम करती हूँ। नहीं माँ जी, आपकी हालत ठीक नहीं रहती, आप काम पर नहीं जाएंगी। मैं हूँ ना, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपके बेटे की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। भैया के जाने के बाद भी आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं, और अब हमारी शादी के लिए भी आप काम करेंगी, इसलिए हम भी काम करेंगे। नहीं नहीं, तुम चारों की शादी होने वाली है, तुमसे काम करवाऊंगी तो तुम्हारे भैया का नाम खराब होगा कि भाई के जाने के बाद कैसे बहनों को काम करना पड़ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझ पर जिम्मेदारी छोड़ दो, मैं अकेली तुम चारों की शादी कर दूंगी। ठीक है भाभी, घर में मदद तो करवा सकते हैं ना, आज से आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम चारों ननंद हैं ना, हमें अपने मायके में सेवा करने दीजिए आप दोनों की। अच्छा ठीक है। फिर चारों नंद घर में वापस से काम बांट लेती हैं। एक खाना बनाती है, दूसरी घर की सफाई, एक बर्तन तो दूसरी कपड़े साफ करती है। ये देख गायत्री और अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं अगले दिन अनामिका के बहुत तलाश करने पर उसे दर्जी की दुकान पर काम मिल जाता है, जहां वो महीने के 15,000 रुपए सिलाई करके कमाती है। अनामिका, तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो, सबसे ज्यादा ग्राहक मेरी दुकान पर आकर तुमसे ही सिलवाना चाहते हैं, इसलिए मैं खुशी से अब तुम्हारी तनख्वाह 20,000 कर रहा हूं। दिल लगा कर काम करना, और मैं जानता हूं तुम एक अकेली हो जो अपने नंदों की शादी अपनी जिम्मेदारी पर करवाओगी। जी मास्टर जी। अनामिका जी, ये ब्लाउज और लहंगा छोटा हो गया है, कुछ तो कीजिए जिससे ये लहंगा मेरे सही से आ जाए, मेरी शादी का लहंगा है ये। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से कर दूंगी इसे ठीक। अनामिका उसका बहुत अच्छा लहंगा और ब्लाउज ठीक करके तैयार कर देती है, जिससे उसकी बहुत तारीफ होती है। और ऐसे ही रोज दिन में बैठकर वो बुटीक का काम संभालती है और घर आते ही अपनी सिलाई मशीन से आसपास के लोगों का काम करती है, जिससे कि उसका पैसा निकल जाए। और उसमें उसकी चारों नंद भी मदद करती हैं। रात के 10 बज रहे थे और अनामिका सिलाई कर रही थी। भाभी खाना खा लीजिए, बहुत रात हो गई है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, लगातार काम कर रही है, कभी दुकान पर तो कभी घर पर। माही, सलोनी, लक्षिता, श्रुतिका, तुम चारों जानती हो ना, 2 लहंगे और उनके ब्लाउज रातों रात तैयार करने हैं, फिर दुकान पर भी बहुत काम है। ठीक है माही, तुम भाभी को अपने हाथ से खाना खिला, और भाभी आपके ब्लाउज और लहंगे का काटने और कच्चा करने का काम दे दीजिए हमें, जो हाथ से हो जाता है, फिर आप फटाफट सिल देना, काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। चारों नंद मिलकर लहंगा चोली सिलवाने में भाभी की मदद करती हैं और माही उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाती है। ऐसे करते करते 4 महीने बीत जाते हैं। चारों नंद की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और पैसे गिनते हुए अनामिका कहती है, हे भगवान, ये तो 2.5 लाख ही हैं। कुछ जुगाड़ तो मैंने अपने गहनों से कर दिया है, तुम्हारे लिए गहने बनवाकर 3 लाख रुपए और चाहिए। ठीक है, मैं लोन लेती हूँ, धीरे धीरे चुका ही दूंगी। और फिर अनामिका किसी बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लेकर अपनी चारों नंद की शादी की तैयारी करना शुरू कर देती है। उनके लिए साड़ी ले आती है, हल्दी मेहंदी का छोटा सा संगीत रखवाती है, 4 छोटे छोटे मंडप में अपनी चारों नंद की शादी कराकर सबको अच्छे से दावत खिला देती है। विदाई के समय चारों नंद भाभी के गले लगते हुए, भाभी, आपने कर दिखाया, आपने अकेले हमारी जिम्मेदारी संभाली। सच में आजकल ऐसी भाभी मिलना बहुत मुश्किल है, कुछ तो भाग जाती है और कुछ जिम्मेदारी लेने से मुकर जाती है, लेकिन अनामिका ने अपनी चारों ननंद के प्रति जिम्मेदारी निभाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा नंदिनी, हर किसी के नसीब में अनामिका जैसी बहू थोड़ी होती है। भाभी, आप हम चारों की बहुत प्यारी भाभी हो। और तुम मेरी प्यारी नंदी, जाओ अब अपना नया जीवन शुरू करो। तभी चारों नंद की विदाई हो जाती है और सब अपने अपने घर जाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं और अनामिका अपनी सास को संभालती है।